नाज़रीन, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से एक दिन पहले अरकान असम्बली पर दबाव की बातों ने जोर पकड़ लिया। गर्दन मरोड़ने, सेफ हाउस और फोन कॉल्स के इल्जाम सामने आ रहे हैं। मुश्तरका इजलास में नंबर गेम पूरी करने की कोशिशों के हवाले से अपोजिशन शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रही है और एक बार फिर इदारों पर मुदाखलत का इल्जाम लगा रही है। आज PDM के सरबराह और JUIFA के कायद मौलाना फजलुर रहमान ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि इंतहाई आला सतह से अपोजिशन को इदारों की गैर जानबदारी का यकीन दिलाया गया था, लेकिन न सिर्फ इत्तेहादी जमातों बल्कि अपोजिशन अरकान को भी मुश्तरका इजलास में शिरकत के हवाले से दबाव डाला जा रहा है। न सिर्फ फोन कॉल्स की जा रही हैं बल्कि अरकान को सेफ हाउसेस में भी लेकर जाने की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। कि छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। हम इदारों का एहतराम करते हैं और जब इदारे हमें कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम गैर जानबदार हैं और फिर बहुत बड़ी लेवल पर हमसे ये बात की जाती है तो हम उन पर एतमाद भी कर देते हैं, लेकिन आज फिर उनकी गैर जानबदारी मजरूह हो रही है। इदारों की गैर जानबदारी की बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से इदारों के हुक्काम के रवैये पर भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। उनका इशारा पार्लियामेंट में अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग की तरफ था जब मौलाना गफूर हैदरी और आर्मी चीफ में वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से मुकालमा हुआ था। मैंने आखिर में जनरल बाजवा साहब से कहा कि मेरा आपसे सवाल है कि जहाँ भी आप बैरून मुल्क दौरा करते हैं तो इमरान खान को साथ लेकर चलते हैं, काश आज भी आप उसको साथ लेकर यहाँ बिठा देते। तो इस पर बड़ा कहा भी हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मेरे बड़े हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है और दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं, हमें दुख होता है। मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी कहा कि ऐसे हाथ मरोड़ कर कानून बनाएंगे तो इसकी कोई वक़्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि हुकूमत इतनी जल्दबाजी में क्यों है, क्या वजह है कि 19 नवंबर से पहले हुकूमत हर सूरत में कवानीन मंजूर कराना चाहती। आखिर जरूरत क्या है? ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है, न 19 नवंबर को और न 19 नवंबर के बाद। सारे मामले को मशकूक बनाता है कि शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के खुले इल्जामात से पहले भी अरकान पर दबाव डालने की खबरें गर्दिश कर रही थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इसी प्रोग्राम में दावा किया था कि अपोजिशन के अरकान को 11 नवंबर के मुश्तरका इजलास के हवाले से फोन कॉल्स आ रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ये फोन वहां से नहीं आ रहे जिसका तासुर दिया जा रहा है। ये फेक कॉल्स है। अच्छा, ये फेक कॉल्स गवर्नमेंट करवा रही है अपने लोगों से या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, और ज़ाहिर ये कर रही है कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कॉल्स हो रही हैं या एक अदारे की तरफ से जो है वो कॉल्स हो रही है। लेकिन इन मुबैना फोन कॉल्स के बावजूद हुकूमत के इत्तेहादी अरकान ने मुश्तरका इजलास में शिरकत से माजरत करते हुए इंतखाबी इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे और एक दिन पहले तक भी इत्तेहादी हुकूमत की कानून साजी से दामन छुड़ाते नजर आए थे और फिर अचानक सारे इत्तेहादी मान गए। EVM पर MQM, कौफ लीग और GDA सबके एतराज़ात दूर हो गए और अब ये सब इत्तेहादी कल के इजलास में शरीक होकर हुकूमत के मुजव्वज़ा क़वानीन की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। इस अहम पेशरफ्त के बाद हुकूमत भी पुरएतमाद नजर आ रही है। आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान से कल के इजलास के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने अपनी जेब की जीत की उम्मीद जाहिर कर दी। आप कोई एक कमेंट कीजिएगा सर, कल के कितने पर उम्मीद है सर? स्पोर्ट्समैन होता ना, वो जब कदम रखता ना ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। हुकूमत का एतमाद और अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा अगर नंबर गेम की बात की जाए तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को अददी अक्सरियत हासिल है। हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट के 221 अरकान मौजूद हैं, जबकि दोनों ऐवानों से अपोजिशन के अरकान की मजमूई तादाद 219 है। यानी इस वक्त नंबर गेम हुकूमत के हक में है। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में इस वक्त भी कानून मंजूर करा लिए थे जब हुकूमत के मजमूई अरकान की तादाद अपोजिशन से कम थी। गुज़िश्ता बरस सितंबर में फैटफ पर कानून साजी के मौका पर हुकूमत के 213 अरकान के मुकाबले में अपोजिशन के अरकान की तादाद 230 थी, लेकिन मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के सिर्फ 190 अरकान ने शिरकत की थी और हुकूमत अपने मतलूबा कवानीन मंजूर कराने में कामयाब हो गई थी। नंबर गेम का यही तजाद सेनेट में भी नजर आ चुका है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो या फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, अददी बरतरी के बावजूद अपोजिशन को हुकूमत के हाथों शिकस्त होती रही
और अब एक बार फिर अपोजिशन और हुकूमत को नंबर गेम में बर्तरी के एसाब शिकन जंग का सामना है। इत्तेहादियों और जहांगीर तरीन ग्रुप की एलानिया हिमायत के बाद हुकूमत का एतमाद बहाल हो चुका है। दूसरी जानिब अपोजिशन भरपूर मुकाबला करने का दावा तो कर रही है, लेकिन साथ ही इदारों की मदाखलत का इल्जाम भी लगा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यून का रहनुमा तलाल चौधरी और पीपल्स पार्टी का रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपसे आगाज करूंगा। सर बंदे कितने हैं, कल कितने बंदे आपके होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप 2 दफा 3 दफा मार खा चुके हुए हैं। तो तलाल चौधरी साहब मुझे यह बताइएगा कल की सूरत हाल क्या है। ये जो कॉल्स की बात हो रही है और सेफ हाउसेस की बात हो रही है, आपके भी किसी बंदे को या आपके भी एमएनए को कॉल्स आई हैं? देखिए, ये प्रैक्टिस जो है ये पिछले 4 साल से चल रही है। हमारे दौर के आखिरी दौर में 2012 और 13 में कानून साजी के हवाले से इस तरह की कई दफ़ा फ़ोन कॉल्स आई और मैं उन फ़ोन कॉल्स का शाहिद हूँ। और वो इसी तरह नो नंबर और जहाँ से वो फ़ोन कॉल्स आती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। फिर आप फैटफ का कानून देख लें, कौन नहीं माना कि स्पीकर हाउस में आके कौन लोग बैठे हुए थे, किस तरह। उसके बाद आप कोई ऐसी कानून साजी की, मैं आपको कई एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, कई ऐसे कश्मीर से लेके पाकिस्तान पे हमले तक जो अपोजिशन को ब्रीफ और राजी करने के लिए इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज का सहारा लिया और उनसे हमारे मिन्नतें और तरले करवाए। तो वो अपोजिशन वो मिन्नत भी कर लेते हैं और वो फिर इस तरह, क्योंकि ये तो बताए ना जो इस वक्त माजी में हुआ होगा नहीं हुआ होगा, अब का बताएं अब ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो मौलाना बात कर रहे हैं वो कितनी सच है? नहीं, मुझे ये बता दें कि क्या ये 4 दिन में क्या बदल गया है? क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात 4 दिन में कैसे दूर हो गए? यानी वो कौन सी जादू की छड़ी थी? यकीनन डंडा है ना जी। और वो सारे के सारे लोग मजबूर हैं और ये सारे हर कोई नवाज शरीफ तो नहीं, हर कोई नून लीग नहीं, हर कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा हो जाए सामने। और सारे लोग, कुछ लोग डर जाते हैं, झुक जाते हैं, बेचारे अपना टाइम गुजारते हैं। और ये तो वैसे ही पीटीआई में तो सारे के सारे चोर शामिल किए हुए हैं। चोर को तो थानेदार का फोन आ जाए तो चोर दौड़ा जाता है, फिर जाओ उसको मर्जी ले जाए। वो तो इत्तेहादी है, मजबूर है, उनकी 100 मजबूरियां होंगी, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। डंडा आप पे भी चलाया गया है, आपके लोगों को भी कॉलें आई हैं। हाँ, कितना डंडा आपको, ये कोई डंडा कोई पहली दफा? यानी आप सेनेट का इलेक्शन देख ले, वहां से कैमरों का निकलना देख ले, वहां से वो खड़े होते हैं तो वो पता चलता है वो 54 लोग थे, जब वो वोट निकलते हैं तो वो कम हो जाते हैं। उसके ये तो कई दफा हुआ है, मगर हमारे नून लीग ने सामना किया है और अल्लाह की मेहरबानी से मुत्तहद होकर दिखाया है। ये तमाम हथकंडे, वो नैब हो, वो खून हो, वो और ये जितने इन्होंने एहतसाब से लेके मंशियात तक, गद्दारी से लेकर हर चीज हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और ये कानून साजी जो ये करना चाह रहे हैं साहब, थोड़ा ये तो इनके मुंह पे पड़ेगा। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। चौधरी साहब के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी चल रही है, आपके साथ भी इंपॉर्टेंट होगी डेफिनेटली। सर ये चौधरी साहब, आप हर दफा, ये पहले भी इल्जाम लगता था, ये आज भी आप इल्जाम लगा रहे हैं सर। तो आजकल तो मौसम है एफिडेविट का और वीडियोस का, तो सर ये खाली इल्जाम लगाना है, इसको किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं। अगर आपके साथ ये हर दफा होता है और अब भी हो रहा है, तो सर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके शिकायत करें प्रॉपर इसकी। खाली मीडिया पे इल्जाम लगाने से क्या होगा सर? ओ भाईजान, आप कमाल करते हैं। जज साहब की हमने वीडियो पेश कर दी, जज जान से चला गया, दुनिया से चला गया, हमें इंसाफ आज तक नहीं मिला। उसके बाद वो आपको याद है पेमरा के चेयरमैन को फोन आए थे, उसने पब्लिक किए थे, क्या बना था? उसके बाद है, याद है जेआईटी जो व्हाट्सएप से लेकर बाकी बनती रही, हम तो हर जगह शिकायत करते रहे, हम तो हर जगह मुद्दई बनते रहे। यानी हमने जज की वीडियो दी, पर्चा भी हमारे पर ही दे दिए गए। कमाल करते हैं, कहां कौन सा हमने इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटाया। और उसके बाद अब हमने एक जज साहब का एक एफिडेविट है, अब उसको भी कह रहे हैं कि इसको भी इसी तरह ही दबा ले। हर जगह पर मिट्टी डाल के ऐसे नहीं हो सकता। हम ये जितना ये हम इंशाल्लाह ताला जाता हूं सर, वो जैसे कहते हैं ना सर, जैसा वो कहते हैं ना कि एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। आप अर्ज तमन्ना करते रहे, कभी तो बात बन जाएगी। कायरा साहब आपका भी शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि ये अब मौलाना का जो बयान है, बहुत बड़ा बयान है सर, कि बूटों वाला, गर्दन वाला और सेफ हाउस वाला, ये सब कुछ, क्या ये ऐसा आपके साथ भी हो रहा है सर? और ये कल का क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी? क्योंकि आपका दावा था कि हम एतमाद भी लेके आएंगे, पंजाब में भी, सेंटर में भी, इसका मतलब है नंबर्स आपके पास पूरे हैं। तो कल का बिल पास हो पाएगा ईवीएम वाला या नहीं हो पाएगा? जो मौलाना
फजलुर रहमान साहब ने फरमाया है, वो बड़े समझदार पॉलिटिशियन है, वो जिम्मेदारी से बात करते हैं। उन्होंने जो बातें की है यकीनन उसमें उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि मैं उस पर कोई कमेंट कर सकूं पॉजिटिवली या नेगेटिवली, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन उस बात में वजन है, उस बात को वजन देना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है कि मैं कुछ कहूं, अगर मेरे पास ये खबर होती तो मैं यकीनन आपसे शेयर करता, लेकिन फर्ज करें कि फोन आए हैं, लोग नहीं होते हैं, कल सूरत हाल पिछले दिनों के मुकाबले में बदल जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपोजिशन को क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, या पाकिस्तान के लोगों को ये बात बतानी चाहिए आपके जरिए, जिस तरह भी आप बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सियासत में इस मुल्क के खात्मे के लिए हम कोशां हैं, वो फिर शुरू है। फिर जो हुकूमत है ये आज खुद अपने पांव पे नहीं खड़ी, इनको खड़ा किया गया है। ये बातें क्या हमें बतानी नहीं चाहिए? और हुकूमत के इत्तेहादियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो मजबूरियां हैं, अगर वक्ती किसी मसलहत के तहत, किसी मुफाद के तहत उन्होंने अपने इरादे बदले हों, तो अल्टीमेटली कौम उनको भी गुनाहगार समझेगी। और जो इस अमल में हुकूमत को मजबूत करेगा और हुकूमत अवाम के ऊपर और बिजली गिराएगी, वो यकीनन अवाम के ये बताएं ना, कॉल्स आपको, आपके लोगों को भी आई हैं, राब्ते आपके लोगों से भी किए गए हैं, कहा गया है कि कल नहीं जाना, अगर जाना है तो वोट देना है, कुछ कहा गया ऐसा? सर मैंने आपको अर्ज किया कि मेरे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कि मैं इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकूं। अच्छा, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं तो यकीनन किसी सबूत की बुनियाद पे, किसी मुसद्दका बात की बुनियाद पे कह रहे हैं। अच्छा, वो सबूत अभी तक आपने मांगे नहीं है मौलाना से, ना ही आपने मांगे, पता नहीं नून लीग ने मांगे कि नहीं। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, सर कल की स्ट्रेटजी क्या है? कल मुझे आप, क्या ये नून लीग आज रात बैठ के दावा कर रही है कि कल हमने ईवीएम का कानून पास नहीं होने देना? क्या उनके पास बज़ाहिर हुकूमत के पास तादाद तो है, लेकिन बंदे आपको पूरे करने हैं, तो क्या आप बंदे पूरे कर लेंगे सर कल? देखिए, कोई भी मुतनाज़े कानून जो है वो जोर जबरदस्ती डंडे के जोर पे बना भी लेंगे तो वो चलेगा नहीं। ये इनकी गलत फहमी है। ये ना कानून बन भी गया तो ये रद्दी के टोकरी में जाएगा, इसलिए कि इस पर अमल दरामद ना इलेक्शन कमीशन कर सकेगा, ना हम इस तरह का इलेक्शन मांगेंगे। और ये गलत फहमी में है कि ये एक कानून बना के तो इलेक्शन करवा लेंगे। मुतनाज़े कानून जो है वो ना चल सकेगा, ना उस पर अमल हो सकेगा। यानी कल की कोई फिलहाल स्ट्रेटजी नहीं है, कानून बनने के बाद देखा जाएगा हमने क्या करना है इसके साथ। देखिए, कल के लिए अपने जितने हमारे लोग हैं वो इंशाल्लाह ताला जाएंगे और ज़मीर जगाने की भी कोशिश करेंगे, और जो डरे और सहमे हैं उनका डर उतारने की भी कोशिश करेंगे। पूरा मैदान में पार्लियामेंट के अंदर भी मुकाबला करेंगे, और ये मुकाबला खत्म नहीं होगा, पार्लियामेंट के बाहर भी इसका क्या कहते हैं आगाज हो जाएगा। ईवीएम नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला, ना धांधली चलेगी, ना ईवीएम चलेगी। चले मान लेते हैं सर एक लम्हे के लिए कि आप उनको फिलहाल आउट नंबर नहीं कर सकते, लेकिन जितने बंदे आपके अपने हैं उतने पूरे कर लेंगे, या उसमें से भी कुछ चंद एक आगे पीछे होने की तवक्को है? जी इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम तादाद जो है वो मौजूद होगी, और अपोजिशन, ज्वाइंट अपोजिशन के तौर पर इसका मुजाहरा आप कल देखेंगे। और पूरी जितने हमारे लोग हैं, और हम पूरे बड़े पुरुमीद हैं इंशाल्लाह ताला कि कोई अपसेट भी हो सकता है। सर ये बड़ा फर्क है, मैक्सिमम तादाद में आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा प्ले किया, मैक्सिमम तादाद में, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली जो आपके हैं उसमें बड़ा फर्क है सर। हम तो सुनना चाह रहे थे एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल होंगे जितने अपोजिशन के हैं। इंशाल्लाह ताला मेरा कहने का मतलब मैक्सिमम एग्जैक्ट तादाद का ही मकसद है इंशाल्लाह ताला, और वो आपके सामने आएगा ना जी एक एक चीज। और ये वाली चीजें जो है हम उसके अलावा आप फिक्र ना करें, हम कल के बाद कोई सो नहीं जाएंगे, बल्कि उसके बाद अगर ऐसा कोई मुतनाज़े कानून वहां पास करने की कोशिश होगी तो फिर ये आप देख लें कि कल के बाद आगाज होगा, ये इख्तिताम नहीं होगा। अच्छा कारा साहब, सर नून लीग से मुशावरत हुई है, कल क्या करना है? ये स्ट्रेटजीज आपकी बन गई हुई है, मतलब पता लग गया है कि फायदे है नून लीग और आप दोनों एक पेज पर हैं कि कल हमने क्या करना है? देखिए, अपोजिशन होती है जिनके पास कम होता है। हुकूमत के इत्तेहादी जो थे वो हुकूमत के साथ नहीं थे, तो हमारा इत्तेहाद था।
आज भी हमारा एतमाद अपनी जगह मौजूद है कि हमें उम्मीद है कि वो अपने रवैयों पे अपने नजरसानी करेंगे और वो किसी मजबूरी का या किसी वक्ती मेहनत का शिकार नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट को देखेंगे, पीटीआई के लोग भी देखेंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको गुजारिश की है कि फर्ज करें ऐसा नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए? क्या अपोजिशन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि बस अब खत्म, या हम गलत को गलत कहते रहें? भले इस वक्त वही बात कर रहे थे, उसको आरजी सहारा और साइडों से उसको सपोर्ट करके गवर्नमेंट को एक वक्ती जो है वो अच्छा नहीं, तो मेरा सवाल ये था, अच्छा साहब, मेरा सवाल ये था कि इस सिलसिले में आपकी कायरा साहब से नून लीग से कायरा साहब आपकी बात हुई है, पार्टी मशावरत हो चुकी हुई है, स्ट्रेटजी बन गई हुई है कि कल हमने क्या करना है? चले इम्कानात कम है लेकिन कोशिश तो आप करेंगे ना, तो कोशिश कैसे करनी है? क्या उस सिलसिले में आप दोनों जमातें एक पेज पर हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि आप बड़े जीरक सारे लोग, कमाल लोग हैं, आपको हर चीज की खबर है। रोज अपोजिशन की मीटिंग्स हो रही है, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, शहबाज शरीफ साहब राब्ते कर रहे हैं, हमारी जमात राब्ते कर रही है, गिलानी साहब की क़यादत में मीटिंग हुई है, मुस्लिम लीग और जो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मीटिंग हो रही है। सारी अपोजिशन की जमातें जो पार्लियामान के अंदर है, वो मैंने असल में ये सवाल इसलिए पूछा है कि आपका पता नहीं चलता ना सर, पीपल्स पार्टी का पता नहीं चलता। जिस रोज शहबाज शरीफ से मुलाकात आप कर रहे हैं, 2 दिन मुसलसल आपने इजलास किए, जिस रोज इजलास चल रहा था उस दिन आपने इंतखाबी जलसे में खड़े होकर कह दिया कि जनाब नून लीग का और शरीफ फैमिली का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है, ये बस खाली खुली ढकोसला है। तो सर पता नहीं चलता ना आपका, इसलिए मैंने पूछा आपसे। देखिए, हम मुखालिफ जमाते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते रहते हैं, जिस चीज को हम गलत के समझते हैं उसको गलत कहते हैं, वो हम पे तनकीद करते हैं, हम पे करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कारा साहब, आपका शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का दागदार माजी एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। आज जज साहिबान की जानिबदारी का इल्जाम लगाने वाली मुस्लिम लीग नून माजी में अपने मुखालिफिन के खिलाफ घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर चुकी है। जजिस के जरिए अपनी मर्जी के फैसले करवाना, सियासी मुखालिफिन को खुद साख्ता एहतसाब का निशाना बनाना, संगीन इल्जाम लगाना, ये सब कुछ माजी में नून लीग करती रही है और अब नून लीग मकाफात अमल का शिकार हो चुकी है, क्योंकि माजी में वो अपने मुखालिफिन के साथ जो कुछ करती रही, आज वही सब कुछ मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा है। आज नून लीग इन खबरों का जो हवाला दे रही है जिनमें खुद चीफ जस्टिस उस वक्त के उन पर इल्जाम है कि वो इसके खिलाफ केस पर असरअंदाज हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इन खबरों का नोटिस ले चुकी है। साबिक चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाने वाले जज, इल्जाम की खबर लगाने वाले सहाफी और खबर छापने वाले इदारे को शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं। 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम ने बरतानिया में एक हलफनामा दिया। इस हलफनामे में उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक को हिदायत दी थी कि इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहाई न दी जाए। इस हलफनामे की खबर सामने आने पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इल्जाम लगाने वालों और छापने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम अदालत में पेश न हुए। उनके बेटे ने आगाह किया कि वालिद की तबीयत ठीक नहीं है और वो अगली समात पर जाती हैसियत में पेश होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने खबर देने वाले सहाफी अंसार अब्बासी से पूछा, क्या अखबार की पॉलिसी ये है, ये इजाजत देती है कि लंदन में दिया गया बयान हल्फी आप अखबार के पहले सफ़े पर छाप दें? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि क्या आपने चेक किया कि एहतसाब अदालत का फैसला किस तारीख को आया था और अदालती बेंच कब बना था? ये बात आप रजिस्ट्रार को फोन करके चेक कर सकते थे। उन्होंने मजीद कहा कि 16 जुलाई को अपील दायर हुई। जिस वक्त अपील दायर हुई मैं और जस्टिस आमिर फारूक मुल्क से बाहर थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, अगर राना शमीम या अंसार अब्बासी सबूत ले आए तो मैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी की गई है, लेकिन इस केस ने मुस्लिम लीग नून के माजी के मुखालिफ आसिफ जरदारी को वो वक्त याद दिलाया जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जज पर दबाव डालकर इन्हें और उनकी अहलिया बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा को सजा दिलवाई थी। सर, साबिक जज ने बयान हल्फी दिया है कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतें जो है वो कैंसिल करने का कहा था उस वक्त। तो आपकी क्या राय है सर, आप क्या कहेंगे? हम तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की कयूम के साथ, जस्टिस कयूम के साथ, ये राह हमारी देखी है।
आसिफ जरदारी अप्रैल 1998 का जिक्र कर रहे थे जब लाहौर हाई कोर्ट एहतसाब बेंच के जज जस्टिस मलिक कयूम ने इन्हें और इनकी अहलिया को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। बाद में ऑडियो टेप्स मंजर आम पर आई थी जिनसे मालूम हुआ था कि नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं ने यह सजा सुनाने के लिए जस्टिस कयूम पर दबाव डाला। इन टेप्स में यह भी सुनाई दिया था कि लीगी क़यादत 10 साल सजा की ख्वाहिश कर रही थी और जज साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी सजा सुनाना मुमकिन नहीं। माजी में जज पर दबाव डालकर मर्जी के फैसले लेने वाली नून लीग बाद में खुद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की टेप सामने लेकर आई। इन टेप्स में जज अरशद मलिक की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा दबाव के तहत सुनाई। जज जो हैं अरशद मलिक साहब, सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। सजा देने वाला खुद बोल उठा कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई। इसी तरह माजी में नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस बनाए। वो उन केसेस की समाअत के लिए अदालतों में पेश होती थी और बाद में खुद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को इसी तरह अदालतों में पेश होना पड़ा। माजी में नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए केसेस में आसिफ जरदारी गिरफ्तार किए गए। कैद की दौरान इन्हें जुल्म का निशाना बनाया गया और बाद में नवाज शरीफ को खुद भी गिरफ्तारी और कैदोबंद का सामना करना पड़ा और उनकी सेहत साहबजादी वैसी ही शिकायत करती नजर आई जैसी शिकायत आसिफ जरदारी किया करती। सारे केस बनाए हुए आपके हैं और मैंने आपको माफ किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीओडी आप तो बेनजीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल करवा रहे हैं खुद बन के पार्टी। अडयाला में कैद थे तो तीसरा हार्ट अटैक उनको तब हुआ था और इस बारे में मुझे नवाज शरीफ ने जब आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कराया था तो बेनजीर भुट्टो को समाअतों पर अदालतों के धक्के खाना पड़ते थे। फिर जब नवाज शरीफ गिरफ्तार किए गए तो उनकी बेटी भी निजाम इंसाफ के जबर की शिकायत करने लगी। जज साहब से इजाजत मांगी थी कि मुझे 1 घंटे की इजाजत दें कि मैं अपनी जेल वापसी पे मियां साहब को देख लूं अपनी आंखों से। उन्होंने इजाजत नहीं दी। माजी में नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो पर गद्दारी के इल्जामात लगाया करते थे और फिर वो वक्त भी आया जब खुद नवाज शरीफ को गद्दारी के इल्जामात का सामना करना पड़ा। जिस आमिर की हिमायत से नवाज शरीफ सियासत में आए और फिर इक्तदार में आए, उसी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में बेनजीर की वालदा नुसरत भुट्टो को आंसू गैस और लाठियों का सामना करना पड़ा। फिर उसी नवाज शरीफ की हुकूमत एक और आमिर ने ख़त्म की और नवाज शरीफ की अहलिया भी रियासती एहलकारों के जुल्म का निशाना बनी। और हाल ही में एक पेशी के दौरान नवाज शरीफ की साहबजादी की गाड़ी भी पथराव की जद में आई। गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है। नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो के वालिद के बारे में सफ़ाक जुमलों का इस्तेमाल किया करते थे और आज खुद नवाज शरीफ के बारे में बेरहमाना कलमात अदा किए जा रहे हैं। माजी और हाल के ये तमाम वाक़यात गवाही देते हैं कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो बाद में खुद उसी गड्ढे में जरूर गिरता है। नून लीग माजी में जो करती रही अब खुद इसके साथ वही हो रहा है। इसी को मकाफात अमल कहते हैं। प्रोग्राम को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह इस वक्फे के बाद। वाज़े तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने इशारा दे दिया है, हम इन तमाम पेपर्स को हासिल करेंगे, इनकी मुसद्दका कॉपीज या इनकी ट्रू कॉपीज हम इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो गिल्टी पाएगा उसे लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से प्रोसिक्यूट करेंगे। सजाएं आगे अदालतों ने देनी है। इंसाफ का वो मयार जो इमरान खान माजी में कायम करते आए हैं, वो मयार जो इमरान खान अपने मुखालिफिन के लिए रखते थे, वो मयार जो उन्होंने अपनी जमात के साथियों पर भी नाफज किया। वो मयार वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इत्तेहादियों के लिए कायम क्यों ना कर पाए? क्या करप्शन के खिलाफ जंग उस वक्त दम तोड़ जाती है जब इमरान खान के इक़्तिदार को उनके इत्तेहादियों से पहुंचने का खदशा होता है। पेंडोरा पेपर्स सामने आए 1 महीने से भी ऊपर का अरसा हो चुका है। पेंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनियां रखने वाले वफाकी वज़रा, तहरीक इंसाफ रहनुमाओं, ताजरों, मीडिया मालिकान और रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम सामने आए थे। इन पेपर्स में शौकत तरीन का नाम भी आया था, फैसल बावडा का नाम भी आया था। जिन अफराद के नाम इन पेपर्स में शामिल थे, हुकूमत ने उनसे तफ्तीश के लिए एक टीम बनाई थी। पेंडोरा पेपर्स में एक नाम वफाकी वजीर आबी वसाइल मुनिस इलाही का भी था। ताहम मुनिस इलाही कह चुके हैं कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं और ऐसे कोई असासे भी नहीं जो डिक्लेयर ना किए गए हों। लेकिन आज बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाया की है जो मुनिस इलाही के दावे को झुटला रही है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक 7 जनवरी 2016 की एक दस्तावेज से मालूम होता है
कि मुनिस इलाही ने सिंगापुर की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से राब्ता किया और ऑफशोर ट्रस्ट बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को बताया कि वो रहीम यार खान शुगर मिल्स में प्रॉक्सी के जरिए 22% शेयर्स रखते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि उनकी ऑफशोर कंपनी 24% शेयर्स खरीदे। लेकिन बाद में इन्हें मालूम हुआ कि इन असासों के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को भी आगाह करना पड़ेगा, तो उन्होंने ये ऑफशोर ट्रस्ट बनाने का इरादा तर्क कर दिया। ये जो मुशावरत उन्होंने सिंगापुर की कंपनी से की थी, इसके एवज सिंगापुर की कंपनी ने मुनिस इलाही को $7,000 का बिल पेश किया और यह बिल मुनिस इलाही की जानिब से L089 लिमिटेड नामी एक कंपनी ने अदा किया। इसी कंपनी यानी L089 लिमिटेड ने 2015 में तकरीबन 54 लाख पाउंड के एवज एक घर खरीदा और फिर 2 साल बाद 23 जून 2017 में यही घर बगैर किसी कीमत के JSR81 लिमिटेड नामी एक कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे, ये जो घर है ये बरतानिया में खरीदा गया और मुंतकिल किया गया। ये जो कंपनी है JSR81 लिमिटेड, ये मलकियत है मुनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही साहिबा की। अब मुनिस इलाही ने अपने असासों की जो तफसील जून 2018 में जमा कराई थी, इसमें यह भी लिखा है कि ये तफसीलात 30 जून 2017 तक दुरुस्त हैं, लेकिन इन असासों में 2 अहम चीजों का जिक्र नहीं है। एक तो मुनिस इलाही ने रहीम यार खान में शुगर मिल्स के इन शेयर्स का जिक्र नहीं किया और ना लंदन की उस प्रॉपर्टी का जो उनकी अहलिया की एक कंपनी की मलकियत थी। अब सवाल यह है कि L089 लिमिटेड कामी कंपनी का मुनिस इलाही से क्या ताल्लुक है? अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर इस कंपनी ने वो बिल क्यों अदा किया जो मुनिस इलाही के जिम्मे वाजिबुल अदा था? फिर उसी कंपनी ने एक घर खरीद कर बगैर किसी कीमत के वो घर मुनिस इलाही की अहलिया की कंपनी को क्यों दिया? और सवाल यह भी है कि असासों की तफसीलात में उन्होंने अपनी बेगम की कंपनी का जिक्र क्यों नहीं किया? इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। हमने मुनिस इलाही साहब से किया, उनसे मौक़िफ़ पेश करने के लिए कहा, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से भी राबता किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। अब हम वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब से पूछेंगे कि क्या मुनिस इलाही के बारे में तहकीकात की जा रही है? क्या मुनिस इलाही से इनकी ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक पूछा गया है? क्या उनसे बरतानिया के फ्लैट की मनी ट्रेल मांगी गई है? हम वज़ीर मुमलिकत से यह भी पूछेंगे कि वज़ीर आज़म क्या इत्तेहादियों के लिए भी इंसाफ का वही मयार कायम रखेंगे यार वो मुखालिफिन के लिए रखते थे? अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली साहब मुझे ये बताइएगा, एक स्टैंडर्ड आप लोगों ने सेट किया था, वो स्टैंडर्ड ये था कि जब किसी पोजीशन वाले शख्स पे, पब्लिक ऑफिस होल्डर पे इल्जाम लगेगा तो पहले वो उस जगह से इस्तीफा देगा, अपने आप को क्लियर करेगा, फिर वो वापस अपने मनसब पर आएगा। कई महीने गुजर चुके हैं पेंडोरा पेपर्स को आए। सर ये बताइएगा, वो वुज़रा जो आज भी कैबिनेट में बैठे हैं और एक सेल प्राइम मिनिस्टर हाउस में कायम किया गया हराज साहब की उसमें लीडरशिप में, वो किस तरह काम कर रहा होगा जब कैबिनेट के लोग मौजूद हैं, मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्रीज पे मौजूद हैं? मैं मुनिस इलाही साहब के हवाले से जो BBC का आर्टिकल मैंने हवाला दिया उसमें मैंने डिटेल में बता चुका हूं, हम सुन चुके हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी थी, कहां ली गई, किसको बेची गई, बगैर किसी कीमत के जो है वो वाइफ को दी गई, ऑफशोर कंपनी भी होल्ड कर रहे थे, असासों में जाहिर नहीं की गई। तो सर ये कैसा एहतसाब है जो सिर्फ मुखालिफिन के लिए, और जब बात अपने इत्तेहादियों पे आ जाए, उन इत्तेहादियों पर कि जिनके चले जाने से हुकूमत टूट जाएगी, एहतसाब जो है वो ठम करके बैठ जाता है? बहुत शुक्रिया अली साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। पनामा के और उसके डायनामिक्स ज़ाहिर है वो हम अपोजिशन के ज़माने में थे, अब हुकूमत में हैं। मियाँ साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनका उसमें नाम आया। इस वक्त के वज़ीर आज़म के पीछे बहुत उन्होंने कोशिश की कि एक तरह से कोई कैंपेन चलाई जाए, लेकिन वो चीज़ जो है वो उसमें कोई दम नहीं था उस बात में। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब का उसमें नाम ही नहीं था, बड़ी ख्वाहिश थी अपोजिशन की। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अपोजिशन का भी एक बुनियादी रोल होता है कि अगर तो एक मिनिमम लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड से किसी भी मिनिस्टर की बात आगे जाती है तो उसके बाद तो ज़ाहिर है उसको अपनी चीज़ और अपनी जगह, अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। और हमने ये किया भी है, कराया भी है, हमारे कुछ मिनिस्टर साहिबान के नाम आए। लेकिन एक मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जो अपोजिशन है
आज की अपोजिशन और हमारी अपोजिशन में आपको मेरे ख्याल में फ़र्क तो लगता होगा, क्योंकि हमने हर फोरम पे उसको उठाया, कौमी असम्बली से लेके और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली। मैं नहीं समझता कि आज की अपोजिशन भी कोई इतनी सीरियस है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, अगर हमारे कोई मेन लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और एक ख़ास थ्रेशहोल्ड ऑफ जो एक एविडेंस होती है, क्योंकि एक इल्ज़ाम तो लग सकता है, लेकिन अगर मिनिमम थ्रेशहोल्ड एस्टेब्लिश हो जाती है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल निकल आती है या आपकी कोई ओवरसीज ऐसे अकाउंट जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो आपकी एसेट बियॉन्ड मींस हो, उसके बाद तो फिर किसी को ओहदे पे बैठने की इजाजत नहीं होगी। जी आज ये इंटरव्यू भी होगा सर, लेकिन आज यूं कह लें कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे एक तरह से मुज़ाकरा एक करूंगा, एक हमारी गुफ्तगू भी होगी, डायलॉग भी होगा सर, क्योंकि आज बहुत सी चीजें हैं। आप तो खुद उस्ताद हैं। नहीं सर, आप हमारे बड़े हैं सर। अली साहब ये मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आज की ऑपोजिशन वैसी नहीं है, आज कोशिश करते हैं ऑपोजिशन की कम आ जाए, आपकी बात ज्यादा करें। सर आपका जो मुकाबला है ना सर, वो उस ऑपोजिशन से है जो आप हुआ करते थे किसी जमाने में। एक बात जो थ्रेशोल्ड सेट की हुई है ना सर, किसी के इस्तीफा देने की और तहकीकात की, वो मैं किसी और से नहीं ले रहा, ना मैं नून लीग से ले रहा हूं वो थ्रेशोल्ड, ना पीपल्स पार्टी से, वो मैं ऑपोजिशन वाले इमरान खान से ले रहा हूं। और वो क्या है, वो ये है कि जब इल्जाम लगता है, मेरे पास ढेरों क्लिप्स है, मैं सुना सकता हूं, रात बीत जाएगी, इल्जाम लगता है तो पोजीशन वाला आदमी अपनी पोजीशन से हटता है, इंडिपेंडेंट तहकीकात होती है ताकि वो पोजीशन वाला आदमी इन्फ्लुएंस ना कर सके। सर ये मुनसिलाही के ऊपर, ये बीबीसी का आर्टिकल मेरे सामने है, उन्होंने एक एक कागज हवाला नहीं दिया, वो कागज दिखाया है सर कि फ्लैट है मुनसिलाही साहब की एहलिया के नाम ऑफशोर कंपनी का, और वो फ्लैट जो है वो मुफ्त में 50 लाख पाउंड का फ्लैट जो है उसकी कीमत जीरो है, उसकी कोई कीमत अदा नहीं की गई। फिर सिंगापुर में ऑफशोर कंपनी है। सर ये और कितना सबूत चाहिए था कि आप उनको अलहदा करते उस पोजीशन से और इंडिपेंडेंट तहकीकात करते? मुझे तो नहीं इल्म कि मुन्ना साहब का कोई अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उनको फिर एक्सप्लेन करनी चाहिए और शायद वो एक्सप्लेन कर भी पाएँ, लेकिन ज़ाहिर है वो किसी प्रॉपर फोरम पे होगा, किसी अदालत में या किसी इन्वेस्टिगेशन के सामने होगा। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डायरेक्शन दी है उसकी इन्वेस्टिगेशन की, वो चलेगी, उसमें मुन्ना साहब को भी अपना देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, किसी को जो है कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन मैं दोबारा वो बात करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पे जब इल्ज़ाम आया पनामा का, तो वो कौमी असम्बली में आए और कौमी असम्बली में उन्होंने कुछ ज़राए पेश किए। उन्होंने फरमाया कि ये हुजूर ये हैं वो ज़राए, उनकी तरफ से वो कोई मनी ट्रेल था। फिर अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चला तो हम तो रेगुलरली, मैं तो रेगुलरली जाता था वहाँ पे, बल्कि किसी एक टाइम पे उस लीगल उसका भी हिस्सा रहा टीम का एक वक्त तक। उसके बाद फिर जब हामिद खान साहब की जगह और वकला आए, मैं हामिद खान साहब के साथ उनकी टीम में एक वक्त पे होता था, तो वो सारा हम देखते थे उसको। तो मियाँ साहब उस कतरी ख़त का उन्होंने फिर सहारा लिया और वो जो ज़राए जो मनी ट्रेल उन्होंने देने की कोशिश की थी कौमी असम्बली में, उससे वो पीछे हटे। तो ये एक बहुत लंबी एक दास्तान है। अली साहब देखिए, अर्ज़ ये है कि वो आज तो मेरा जो नुक्ता है वो दूसरा है। मेरा नुक्ता ये है, कर दिया सर, उनको तो अदालत ने मेरा नुक्ता ये है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही, वो तो बहस करने का फायदा ही नहीं है हमें। सुने, मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने तो अपनी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डायरेक्शन दे दी, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर आज की अपोजिशन हमारी इस कार्रवाई से मुतमईन नहीं है और वो ये समझते हैं कि हम गलत हैं, मैं सिर्फ एक सवाल मेरा है कि क्या आपको आज की अपोजिशन में वो सीरियसनेस नजर आती है करप्शन के इस केसेस के खिलाफ? कोई एक पिटीशन आप मुझे बता दें, हम गए, हमने फाइट किया, मैं आपकी बात हर फोरम पे गए, हर जगह पे गए, आपकी बात से एग्री कर गया, वो सीरियस नहीं है, वो इस अहल भी नहीं है, वो सीरियस भी नहीं है, मैं एग्री कर गया, यानी ऑपोजिशन का चैप्टर तो क्लोज हो गया ना सर। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड आपने खुद, मुकाबला आपका ऑपोजिशन से नहीं है, मुकाबला आपका अपने खुद के सेट किए हुए स्टैंडर्ड से। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं सर। अर्ज ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये आपके इल्म में नहीं है मुनसिलाई साहब का, अगर बीबीसी के इल्म में इतनी डिटेल है तो कैसे पॉसिबल है वो सेल के सरबराह जो हराज साहब हैं उनके इल्म में ना हो कि मुनसिलाई साहब की इतनी ऑफशोर कंपनियां और फ्लैट जो है जो कि 50 लाख पाउंड का फ्लैट है जो कि जीरो कीमत पे खरीदा हुआ है, ये उनके इल्म में भला कैसे नहीं हो सकता? कैसे पॉसिबल है कि उनको पता ना हो? अर्ज में सर ये कर रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड एहतसाब का आपके अपने लिए और लग रहा है, ऑपोजिशन के लिए और लग रहा है। सीपैक के सरबराह को आप बुलाते हैं, उन पर इल्जाम लगता है इतना बड़ा, वज़ीर-ए-आज़म साहब उनका इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं जी मैं तो मुतमईन हो गया इंटरव्यू से, मैं कोई तहकीकात नहीं करवाऊंगा। सर ये कैसा एहतसाब है?
मैं दोबारा वो बात करूँगा कि किसी भी शख्स को आपने मौका देना होता है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे। अगर तो एक चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है कि किसी शख्स के पास किसी प्रॉपर्टी या एसेट बियॉन्ड मीन है या उसके पास मनी ट्रेल नहीं है, तो उसके बाद उसको ओहदे पे बैठने का कोई हक नहीं है। सिर्फ इल्ज़ाम का लग जाना, इल्ज़ाम कहीं से भी लग सकता है। मैं समझता हूँ कि एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड ऑफ एविडेंस ज़रूर टच होना चाहिए, ताकि क्योंकि इस तरह तो मुमलिकत का कारोबार ही नहीं चल सकता। अगर आज आप पे कोई इल्ज़ाम अचानक लग जाए तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे कुछ ना कुछ एविडेंस मुझे सामने रखना होगा। एक दफ़ा जब मैं बर्डन ऑफ प्रूफ अपना जो है वो डिस्चार्ज कर दूँ और आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाए, उसके बाद आपको फिर कोई हक नहीं होता। ये जो वाइट कॉलर क्राइम्स है उसमें यही होता है। प्रोसिक्यूशन का काम ये है कि वो ये प्रूफ करे, प्रोसिक्यूशन का काम यह है कि वो ये प्रूफ करे कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी है। फिर डिफेंडेंट ने साबित करना है कि उसने हलाल से ली है मनी, उसने जो है एसेट बियॉन्ड मींस जो है वो नहीं बनाए। यही सूरत हाल बनी थी मियां नवाज शरीफ साहब की, जो आप इस तरफ जब आप बात कर रहे हैं कि वो पहले डिनाई करते थे उन फ्लैट्स को। जब वो फ्लैट्स की ओनरशिप या उनकी एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश हो गई कि इस फ्लैट्स में वो रहे, उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ मियां साहब की फैमिली पे ट्रांसफर हो गया। ये जो अब मौजूदा केस हैं, मोनिस साहब हैं या जो भी आप जिसके भी आप नाम ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में अगर फर्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद वो उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जब उस स्टेज पे आप पहुंचेंगे उसके बाद फिर आप ओहदा भी नहीं रख सकते। लेकिन इट्स वेरी अर्ली, देखना होगा कि मजीद आगे इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की मद में क्या पेशरफ्त होती है। जहां तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वेस्टिगेशंस या रिपोर्ट्स हैं, तो रिपोर्ट्स सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। ठीक है अली साहब, वक्त चुके कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।